Hello, future lawmakers. Welcome back to another insightful session of Focus Lexicon and welcome to this case law series of CS Professional Labor Laws and Practice. And we will be continuing from our last case where we left. So, today we are going to discuss cases related to contract labor. Cases related to contract labor. जैसे हमारे नए लेबर कोड चेंज हुए हैं, इसके अंदर अब हमें केस लॉज कौन से पढ़ने और कौन से छोड़ने हैं, उसके लिए मैंने आपका पूरा ये ड्राफ्ट किया है केस लॉ कैप्सूल. इस केस लॉ डाइजेस्ट के अंदर क्या दोस्तों वो है, जब हमारा कोई भी लॉ चेंज होता है किसी भी कंट्री के अंदर, जब वो लॉ ट्रांजिट हो रहा होता है तो टेक्निकली देश के अंदर दो लॉज पैरेलल चल रहे होते हैं. अभी पुराने लॉज के सारे रूल्स और नोटिफिकेशन जो है वो वैलिड है, सिर्फ आपका लॉ चेंज हुआ है, रूल्स और प्रोसीजर्स वही हैं. तो अब जब हमारे दो लॉज में ट्रांजिशन आ रहा होता है तो हमारी जो जजमेंट्स होती हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि कुछ जजमेंट्स जो होती हैं वो वैलिड रहती हैं और कुछ जजमेंट्स जो है वो उनका यूज केस अब खत्म हो जाता है. तो हमें कौन कौन सी जजमेंट जो है वो रेफर करनी है सर, जितनी भी प्रिंसिपल बेस्ड जजमेंट्स रहती हैं वो सारी की सारी वैलिड रहती हैं. जहाँ पे कोई प्रिंसिपल बताया गया है, जहाँ पे कोई मेथड के बारे में बताया गया, तो जितनी भी प्रिंसिपल बेस्ड जजमेंट्स है वो हमेशा के लिए वैलिड होती हैं. और जितनी भी आपकी लिमिट बेस्ड जजमेंट्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं. अगर कहीं पे लिमिट्स की बात हुई तो वहां पे नए लॉ की लिमिट्स लग जाती हैं. तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पेरीमेटेरिया. तो इस हिसाब से हमको जितनी भी प्रिंसिपल बेस्ड जजमेंट्स है वो सारी की सारी हमको पढ़नी है, वो सारी की सारी हमारे लिए पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए जी दोस्तों शुरू करते हैं. मेक श्योर करें आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और आप यहाँ पे दोस्तों पेज नंबर जो है वो लिख रहे हैं. आप कमेंट में मेरे को बताओ कि आप पेज नंबर लिख रहे हो इंडेक्स के ऊपर. तो मैंने आपके लिए सिर्फ ये काम छोड़ा है कि आपको बस पेज नंबर लिखने हैं. पूरा इंडेक्स बना हुआ है, हिंट क्या कहाँ से कैसे ढूंढना है सब कुछ दोस्तों कंपाइल्ड है, जस्ट आपको बैठ के पेज नंबर लिखने. तो ये साथ साथ दोस्तों आपको पेज नंबर इसके लिखते रहना है. तो प्लीज पेज ओपन पेज नंबर 12 ऑफ योर केस लॉ डाइजेस्ट. स्टैंडर्ड्स वैक्यूम रिफाइनिंग कंपनी वर्सेस इट्स वर्कमैन. सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है. फैक्ट्स ऑफ द केस. इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल डायरेक्टेड एबोलिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम इन द कंपनी. इशू वेदर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर शुड बी abolished in certain types of work. Supreme Court affirmed tribunal's direction for abolition of contract labor, laid down guiding principle: work is perennial and goes on day to day. Work is necessary for the factory. Work is sufficient to employ a considerable number of whole-time workmen. Work is ordinarily done in concern by the regular workmen. कॉन्ट्रैक्ट लेबर शुड नॉट बी एम्प्लॉयड वेयर दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. कि अगर आपका रूटीन का वर्क है, डेली का वर्क है, डे टू डे का वर्क है आपका, और आपका जो काम है दैट इज नेसेसरी फॉर द फैक्ट्री, आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है उसी के रिलेटेड आप जो काम वो कर रहे हैं, आपका रूटीन वर्कर के अलावा वो काम नहीं चल सकता. आप अगर उसमें रूटीन में बंदे नहीं रखेंगे तो आपका काम रुक जाएगा. तो इस केस में आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं रखना है, इस केस में आपको रूटीन एम्प्लॉयज को रखना है, रेगुलर एम्प्लॉयज को रखना है. कॉन्ट्रैक्ट लेबर अबॉलिश्ड व्हेन वर्क इज पेरेनियल, नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर रेगुलर स्टाफ. पेरेनियल वर्क डिमांड्स परमानेंट हैंड. सो जो आपका पेरिनियल वर्क है उसके लिए आपको परमानेंट वहां पे स्टाफ रखना है, उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रखना. कॉन्ट्रैक्ट लेबर किसके लिए रखा जाता है सर? जो हमारा सप्लीमेंट्री वर्क है, लाइक हमें थोड़ी सी बाहर कंस्ट्रक्शन करवानी है, या हमें थोड़ा सा ऐसे पैम्फलेट बांटने, थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट करानी है, या फिर हमें कुछ और एक नया काम कराना है जो हमारे मेन वर्क से रिलेटेड नहीं है बट मेन वर्क को थोड़ी सी हेल्प करेगा. जैसे हमको हमारी मान लो हमारी ईवी की कंपनी है, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्रोडक्शन के अंदर जितना भी हमारा स्टाफ लगा है वो तो रूटीन के अंदर रहेगा. आपको टेक्नीशियन रोज चाहिए, इलेक्ट्रिशियन रोज चाहिए, अकाउंटेंट रोज चाहिए, एचआर वाला बंदा रोज चाहिए, लोडिंग वाले रोज चाहिए, अनलोडिंग वाले रोज चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए ना. लेकिन आपको उसके ऊपर स्टिकर लगाने थे, आपको ईवी के ऊपर स्टिकर पेस्टिंग करवानी थी. इसके लिए हमने कहा कि यार चल ये तो इतना कोई खास काम है नहीं, इसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट पे भी रख सकते हैं कि मैं एक स्टिकर लगाने का 1 रुपया दूंगा. तो इस तरह से आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर आपने रख ली कि ये आपका यहाँ पे आके ये स्टिकर वाला काम करके जाएंगे. या फिर आपने अपनी ईवी के प्रीमिसेस के बाहर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करवानी थी कि यार चलो यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ थोड़ा सा और एक पार्किंग स्पेस बनाते हैं कि और हमारा यहाँ पे जितना भी स्टॉक है वो हम पार्क कर सके, तो वहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख सकते हैं. ठीक है जी. उसके लिए आपको रेगुलर रखने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन रोज थोड़ी कराओगे आप, रोज तो आप ईवी बनाओगे. तो जो आपका रोज का काम है, जो आपका डेली का काम है, उसके लिए आपको जो है रेगुलर एम्प्लॉयज रखने, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रखना. देन नेक्स्ट इज कैटरिंग क्लीनर्स ऑफ साउदर्न रेलवे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. फैक्ट्स ऑफ द केस. कंसर्न विद कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंगेजमेंट इन साउदर्न रेलवेज, petitioners catering cleaners employed through contractors issued whether contract labor system was justified in organized public sector undertakings. इसमें कोर्ट ने क्या कहा जी? कोर्ट एक्सप्रेस डिसमे at the increasing tendency of big companies including public sector undertakings to employ contract labor staff instead of regular departmental staff. Observed that employment of contract labor is steadily increasing even in organized sector where one expects model employer practices. Principal contract labor engagement is essential services undermines the fairness and welfare. Court may intervene to discourage such practices. तो यहाँ पे कोर्ट का क्या ओपिनियन है? कोर्ट का ओपिनियन है कि जितनी भी आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिनका रूटीन का काम है, जिनके बड़े बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो अपने रूटीन ऑपरेशंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए. तो इन्होंने यहाँ पे छोटा सा प्रिंसिपल दिया, पब्लिक सेक्टर एक्सपेक्टेड टू लीड बाय एग्जांपल, नॉट रिलाई ऑन
कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को तो भाई एक एग्जांपल सेट करना चाहिए कि यहाँ पे तो रूटीन में काम हो ही रहा है। अब रूटीन के काम के लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉय करोगे तो फिर यार अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट वाले काम के लिए तो फिर अब दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम ना। जो छोटी इंडस्ट्रीज है वो तो उसी को फॉलो करेंगी, वो तो उसी को फॉलो करेंगी। तो इससे दोस्तों देश के अंदर बड़ी ही क्या कहते हैं एक अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इनको कोशिश करना है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अवॉइड करें। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को सिर्फ और सिर्फ एंसिलरी वर्क के लिए रखें, पेरिनियल वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ना रखें। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस हिंद मजदूर सभा सुप्रीम कोर्ट। Facts of the case concerned with contract labor engagement in public sector undertakings. Petitioner challenged unfair labor practices where contract labor was despite availability of direct employment opportunities. तो उन्होंने कहा कि जब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख रहे हैं। इश्यूज इन्वॉल्व वेदर एंगेजिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन सिचुएशंस वेयर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल अमाउंट्स टू अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। कि जहां पे आप डायरेक्टली एम्प्लॉयज रख सकते हैं वहां पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख रहे हैं, तो क्या ये अनफेयर प्रैक्टिस है? Does monetary advantage justify the contract labor in public sector undertakings? Court expressed dismay even public sector undertaking in indulging in unfair practices by engaging contract labor, observed that workmen could have been employed directly under section 10 contract labor regulations act test. Purpose of contract labor engagement was only to reduce expenditure. The practice is unfair labor practice and economically short sighted and unsound policy. तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि आपने अपने पैसे बचाने के चक्कर में आपने कहा कि चल हमारे पैसे बच जाएंगे, हमको लेबर लॉज कंप्लाई नहीं करने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, यार देखो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको सारे के सारे प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे, ईपीएफ के, ईएसआई के, उनको आपको एचआरए देना पड़ेगा, टीए देना पड़ेगा, डीए देना पड़ेगा, उनको एक क्या कहते हैं सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या, ठेका हुआ, ठेकेदार को पैसे दिए, ठेकेदार उनके पैसे दे चाहे ना दे। तो दोस्तों दिस इज नॉट फेयर। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने पैसे बचाने के चक्कर में जो है आप हमारे क्या कहते हैं पब्लिक सर्विसेज का नाश नहीं मार सकते, पब्लिक सर्विसेज को जो है आप करप्ट नहीं कर सकते, पब्लिक सर्विसेज को डिसरप्ट आप नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट लेबर शुड नॉट बी यूज मेयरली फॉर कॉस्ट कटिंग व्हेन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इज फीजिबल। चीप लेबर टुडे, कॉस्ट इनजस्टिस टुमारो। आज तो आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख दी, आप फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बैच आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर का अच्छा आ गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया, अब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब आपका क्या कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तो चल रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, रेलवे है, दोस्तों ये तो रूटीन की सर्विसेज जो पब्लिक को चाहिए। दूसरा अब जब आपने बैच मंगाया वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, उस कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कोई स्किल नहीं था, कोई पता नहीं था उनको क्या करना है क्या नहीं करना, तो उन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, तो इस तरह से दोस्तों जो हमारी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है वहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी अगर अनफेयर प्रैक्टिसेस करती हैं तो वो फीजिबल नहीं है। Then Gammons India Limited versus Union of India. Facts of the case concerned with Contract Labor Regulation and Abolition Act. Whether the act's provisions regulating and abolishing contract labor were constitutional. What is underlying policy of the act? Does Section 10 empower government to abolish contract labor in establishment? Does the act violates Article 14-15 of the Constitution? Court held that acts provides for regulation and abolition of contract labor. Policy abolish contract labor wherever possible and practicable. Where abolition is not possible, regulate the conditions to ensure wages and essential amenities. Section 10 is abolition provision and rest of the act is regulation. Dominant idea क्या है? Determine whether the contract labor is necessary for industry or trade or business. Government empowered to prohibit contract labor in establishment. Act does not violate Article 14 and 15. तो इसका हिंट क्या है सर? Contract labor aims at progressive abolition and regulation. Constitutional validity upheld. Balance between worker rights and industrial rights. कि जहां जहां पे आपको नीड है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की वहां आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट रखनी है, जहां पे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के बिना काम चल सकता है वहां आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखना है। आपको जबरदस्ती हर जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं रखना, आपको जबरदस्ती हर जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं रखना। देन नेक्स्ट इज बस्ती शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस राम उजागर एंड अदर्स। Concerned with obligations to confer amenities on contract laborers, employer argued such obligations contradicted Article 19(1)(g) right to carry on trade business practices, employing contractors to evade benefits conferred by labor laws. Issues involved: does imposing welfare obligations on contract labor infringe employers' fundamental right to trade and business? Can employers bypass the statutory benefits by using contractors? कि जो आपको statutory benefits उनको bare minimum देने हैं वो तो आप नहीं दे रहे, ठीक है जी, वो तो आपने उनको नहीं दी, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऊपर जो आपके वेलफेयर प्रोविजन से आप वो भी देने से मना कर रहे हो, आप वो भी देने से मना करो, कह रहे कमाल है यार, अगर मेरे को ठेके पे ही रखने पड़े थे, मेरे को ठेके पे ही रखने थे तो फिर इनको बेनिफिट्स क्यों देने, मैं रेगुलर एम्प्लॉय रखता। एम्प्लॉयर ये कह रहा है कि अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेबर ही रखनी थी तो फिर इनको यार, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेबर ही क्या कहते हैं, अगर मुझे रेगुलर एम्प्लॉयज ही रखने पड़े, इससे बेटर तो मैं रेगुलर एम्प्लॉयज रख लेता।
अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को सारे बेनिफिट्स देने पड़ गए तो इससे अच्छा तो मैं रेगुलर एम्प्लॉइज रख लूं। तो यहां पे गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई साहब रेगुलर एम्प्लॉइज के जो बेनिफिट्स हैं वो तो आपको देने ही होते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी एम्प्लॉय करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बेसिक वेलफेयर प्रोविजन है ना वो आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं है कि किसी आप इंसान को मशीन की तरह नहीं रख सकते, तो जो उनके बेसिक वेलफेयर प्रोविजन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कोर्ट हेल्ड दैट पब्लिक वेलफेयर ओवरराइड्स प्राइवेट इंटरेस्ट, राइट टू कैरी ऑन ट्रेड बिजनेस डज नॉट गिव एम्प्लॉयर्स द राइट टू एक्सप्लॉइट वर्कर्स, criticize and discourage practices of employing contractors to evade labor law benefits, public welfare overrides private interest। वो कहते हैं कि आपको जो वेलफेयर है दैट शुड बी प्रायोरिटी और आपका जो अपना प्राइवेट इंटरेस्ट है दैट शुड बी सेकेंडरी। ठीक है, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी रखते हैं तो आपको उनके जो बेसिक वेलफेयर राइट्स हैं उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा जी। देन नेक्स्ट इज बसंता कुमार मोहंती वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, whether a permanent employee who can be placed at different establishments by the contractor qualifies as contract labor, determinative factor nexus between employment and specific work of an establishment. Court held that a work is deemed contract labor when hired in or in connection with a particular work of a principal employer. परमानेंट एम्प्लॉइज ट्रांसफरेबल अक्रॉस एस्टेब्लिशमेंट एट कॉन्ट्रैक्टर्स चॉइस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स। वो कह रहा है कि अगर आपके जो परमानेंट एम्प्लॉय थे उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो एक एस्टेब्लिशमेंट से दूसरे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन में? आंसर इज नो, वो ट्रांसफरेबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर थोड़ी है, सिर्फ उसकी ट्रांसफर हुई है। तो ये तो दोस्तों बेसिक वेरी बेसिक कॉमन सेंस का था लॉजिक। इफ एम्प्लॉयमेंट इज अनरिलेटेड टू स्पेसिफिक वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट देयर इज नो नेक्सस, नो कॉन्ट्रैक्ट लेबर। परमानेंट एम्प्लॉइज ट्रांसफरेबल अक्रॉस एस्टेब्लिशमेंट एट कॉन्ट्रैक्टर चॉइस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि सर आप हमें आपके 2-3 परमानेंट एम्प्लॉइज इस लोकेशन के ऊपर इस काम के लिए चाहिए रहेंगे, तो उसके लिए एम्प्लॉयर ने दे दिए, तो इसका मतलब थोड़ी कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गए, वो आपके रेगुलर एम्प्लॉय ही रहने वाले हैं। ठीक है जी। Then next is Gammon India Limited versus Union of India, concerned with Contract Labor Regulation and Abolition Act. Employer challenged application of the act to pending construction works and its constitutional validity. Does the act impose unreasonable restriction on the right to trade business under Article 19(1)(g)? Does the act violate Article 14 and 50 equality and non-discrimination? What is the underlying policy of the act? Court upheld the constitutional validity of the act. Application to pending construction work does not amount to unreasonable restriction. Act does not violate Article 14 and 15. Policy prevent exploitation of contract labor. Introduce better conditions of work. Act provides for regulation and progressive abolition of contract labor. Section 10 empowers government to prohibit contract labor in establishment where abolition is justified. तो जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट है, इस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड वेलफेयर ओरिएंटेड। ठीक है जी। इसके अंदर क्या है कि सर जब तक आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जहां पे रखनी है वहां पे आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ही रखनी है, जबरदस्ती वहां कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रखनी। ठीक है, इफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इज जस्टिफाइड सो गिव रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की जगह पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रखना। तो ये केस जो हमारा पिछले वाले केस के साथ डिट्टो सेम वैलिड है कि आपका जो सेक्शन नंबर 10 है और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में बात करता है, तो कहते हैं इससे राइट ऑफ ट्रेड ऑफ बिजनेस हमारा हर्ट हो रहा है जी। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रखते हैं और उसको सारे बेनिफिट देने पड़ेंगे, वो कहते हैं ऐसा नहीं करना, आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर अगर आप रखते हो उसको सारे बेनिफिट्स देंगे। और अगर आपके क्या कहते हैं पेरिनियल वर्क के अंदर आपको रूटीन एम्प्लॉइज चाहिए तो वहां पे आपको रूटीन एम्प्लॉइज रखने हैं, वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रखनी, वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रखनी। ठीक है जी। वेयर अबॉलिशन नॉट पॉसिबल, एक्ट एंश्योर रेगुलेशन वेजेस प्लस एसेंशियल एमिनिटीज। तो हमारा जो क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट है, इसका जो मेन पर्पस है दैट इज वेलफेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, की कॉन्ट्रैक्ट लेबर के जो बेसिक राइट्स हैं वो ना चले जाए, है ना। अब वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है इस वजह से जो उनके मिनिमम वेजेस के जो राइट्स हैं, जो उनके मिनिमम वेलफेयर के प्रोविजन है वो ना चले जाए, क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में तो है नहीं, इनको कभी भी निकाला जा सकता है। तो इनका एक जो क्या कहते हैं एक ये नेसेसिटी है। अब अगेन वही लॉ मेकर वाली बात है कि सर हमारी नेसेसिटी क्या है कि इनके थोड़े से राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएं। अब नेसेसिटी का आप कुछ तो नॉर्म बनाएंगे ना सर, तो जब आप नेसेसिटी का एक नॉर्म बनाएंगे कि सर दीज आर द बेसिक प्रोविजंस दैट यू हैव टू फॉलो, और उसकी फिर आपको एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, वरना कॉन्ट्रैक्ट लेबर को दोस्तों लोग इस तरह से यूज करके फेंकेंगे लाइक मशीनरी की तरह लोग इंसान को ट्रीट करने लग जाएंगे। तो वो हमें नहीं होने देना। एज अ लॉ मेकर हमें देश के अंदर जो है सुख शांति बना के रखनी है। कोई अपना बिजनेस करता है, बहुत अच्छी बात है अपना बिजनेस करता है, बट दैट डज नॉट मीन्स कि वो किसी ह्यूमन के वेलफेयर राइट्स को जो है वो हिंडर करेगा। किसी को एक्सप्लॉइट करने का उसको राइट नहीं है। बिजनेस करने का राइट है पर एक्सप्लॉइट करने का राइट नहीं है। Indian Explosive Limited versus State of UP. Dispute concerned services condition of workmen engaged in the factory canteen maintained by the company. No issue of abolition of contract labor was involved. Whether such a dispute, canteen workers' service condition, could be referred to the Industrial Tribunal for adjudication. Court held that dispute relating to service condition of canteen workmen can be referred to Industrial Tribunal. Industrial Tribunal has authority to adjudicate disputes about service conditions of canteen employees. तो canteen employees का भी अगर कोई dispute होता है तो उसको Industrial Tribunal के अंदर लेके जाया जा सकता है।
देन की जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, अच्छा ये आपके ऊपर वाली केसेस आ गए, गैमन इंडिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर क्या था, कॉन्ट्रैक्टर अंडर सेक्शन 21C कवर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इज वैलिड, एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। देन HC बत्रा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, पर्सन अंडरटुक टू कलेक्ट मैन्युफैक्चर क्वेरी प्रोडक्ट्स फॉर रेलवे यूजिंग वर्कमैन डीम्ड टू बी कॉन्ट्रैक्ट लेबर अंडर सेक्शन 21B, contractor fulfilled definition under section 21C, obliged to take license under section 12(1). Then state of Gujarat versus Vogue Garments held that contractor is the one who supplies contract labor to produce a given result of establishment. He hires the labor in connection with establishment work. Then laborers working on Salal hydro projects versus state of J&K. Subcontractors on piece wage are also contractors. Definition of contractor is broad, covering intermediaries who hire the labor for establishment work. Contractor की definition बहुत wide है, covering builder, supplier and subcontractors. Whoever hires labor for work contractor under law. तो जो हमारी कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन है वो वाइड है, जो भी हमारे बंदे सप्लाई करता है, किसी के थ्रू बंदे सप्लाई करता है, बंदों के थ्रू सामान सप्लाई करता है, वो सारा का सारा हमारा कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में आ जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन बहुत ही वाइड है, ठीक है जी। Next is judicial interpretation on establishment under section 21E of CLRA Act. Lionel Edwards Limited versus Labor Enforcement Officer held a ship or vessel where repair work is carried on is a place and thus an establishment under section 21E2. अगर शिप अगर कोई शिप और वेसल है जहां पे रिपेयर का काम हो रहा है तो उसको भी आप जो है एस्टेब्लिशमेंट कंसीडर कर लेंगे। ओनरशिप ऑफ साइट इज इररिलेवेंट, एक्ट अप्लाइज वेयर एवर इंडस्ट्री ट्रेड बिजनेसेस कैरिड ऑन। तो वो कहता है कि आप शिप के ओनर होना जरूरी थोड़ी है, अगर आप वहां पे उसका रिपेयर का काम करते हैं, अगर आप उसके वहां पे क्या कहते हैं पार्ट सप्लाई का काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर योर ट्रेड एंड बिजनेस, ठीक है जी। Then Lionel Edwards versus Labor Enforcement Officer held that any object covering the surface where industry trade business is carried on is place and hence an establishment. Example, ship anchored and berthed in the port is a working site. तो अगर आपकी शिप जो है वो किसी साइट के ऊपर खड़ी है, किसी पोर्ट के ऊपर खड़ी है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उसको भी आप इंडस्ट्री कंसीडर कर लेंगे। देखो दोस्तों, इस तरह से इसकी पूरी रिपेयर वर्क चल रहा है। तो अब इसके अंदर क्या है ना, आप शिप से कुछ गुड ट्रांसपोर्ट थोड़ी कर रहे हो, आप तो शिप की कंस्ट्रक्शन की, शिप की रिपेयर की सर्विसेज आप दे रहे हो, तो ये भी आप एक पूरी इंडस्ट्री कंसीडर कर लेंगे, इसको भी एस्टेब्लिशमेंट मान लेंगे। ये कोई प्लेस ओरिएंटेड नहीं है, ये आपका क्या कहते हैं, ऐसा कोई जगह पे डिपेंड नहीं करता कि किस जगह पे ये हो रहा है। इट डिपेंड्स कि जहां पे आपकी शिप जो पार्कड है, जहां पे भी आपकी शिप पार्क है, जहां पे भी उसका रिपेयर का काम वो करते हैं, तो वहीं पे उनकी एस्टेब्लिशमेंट मान ली जाती है, ठीक है जी। Loading, unloading, security repairs connected with the business trade. Even if the port authorities control docks and facilities, canteen, restroom, ship remains within the ambit of establishment. तो उस शिप को जो है आप establishment consider कर लेंगे। Establishment is any place where work is carried on, even on ships or dock, where work exists, law follows. जहां पे भी काम हो रहा है उसको आप establishment consider कर लोगे, जहां पे भी आपका काम हो रहा है वहां पे आप उसको एस्टेब्लिशमेंट कंसीडर कर लोगे। जनरल लेबर यूनियन रेड फ्लैग बॉम्बे वर्सेस KM देसाई हेल्ड इवन इफ अ कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू ऑब्टेन लाइसेंस अंडर CLRA एक्ट, वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय हिम आर नॉट ट्रीटेड एज एम्प्लॉयज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। Principal licensing lapse does not automatically convert the contract labor into direct employees of the principal employer. Establishment under section 21E2 interpreted broadly includes ship, vessel, docks and any place where industry trade business is carried on. Control ownership of the site is irrelevant. Contract labor remain distinct from the principal employer's employee even if the contractor defaults on licensing. Even if the contractor defaults on सर एक कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर ने लाइसेंस नहीं लिया, कॉन्ट्रैक्टर के पास लाइसेंस नहीं था, वैलिड लाइसेंस नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्टर था ही नहीं, लेकिन उसने बंदे एम्प्लॉय कर दिए, उसने बंदे सप्लाई कर दिए एम्प्लॉयर को कि लो जी सर ये मेरे बेस पे बंदे हैं और मैं हूं कॉन्ट्रैक्टर, और था है नहीं। तो अब इस केस के अंदर यहाँ पे जो क्वेश्चन रेज हुआ कि सर ये कॉन्ट्रैक्टर तो था नहीं, अब जो इसने बंदे एम्प्लॉय कर दिए, तो ये वेदर दीज आर कॉन्ट्रैक्ट लेबर और दीज आर एम्प्लॉइज, वेदर दीज आर कॉन्ट्रैक्ट लेबर और दीज आर एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहता है कि सर इनको आप एम्प्लॉय ट्रीट नहीं करोगे, दिस विल रिमेन कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अगर आपके कॉन्ट्रैक्टर के पास लाइसेंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए लाइबल है, पर जो आपकी लेबर है दैट विल बी कंसीडर योर कॉन्ट्रैक्ट लेबर ओनली, दैट विल बी कंसीडर योर कॉन्ट्रैक्ट लेबर ओनली। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट लेबर रिमेन्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट्स ऑन लाइसेंसिंग। अगर जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास लाइसेंस का वो डिफॉल्ट कर देता है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तब भी जो उसकी लेबर है उसको आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर ही कंसीडर करेंगे।